हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे एडुटेरिया प्रकाशन का 12वां प्रैक्टिस सेट है जो कि आने वाले बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें सारे सिलेक्टेड प्रश्न दिए हुए हैं। इसके पहले हम लोगों ने 11 और प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लिया है, जिसका लिंक आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। सारे प्रश्न को अवश्य देखें, इससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। रोज़ यहाँ पर एक एक प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कराया जाता है। आपको रोज़ एक एक प्रैक्टिस सेट को देखना है, जिससे कि आपका तैयारी वो कंटिन्यू रहे और आपका रिवीजन भी लगातार जारी रहे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा दुधारू पशुओं पर चराई का कर लगा दिया गया था? चराई कर लगाया गया था दुधारू पशुओं पर। यह दिल्ली सल्तनत के किस शासक के समय लगा था? सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 में सुल्तान बना था, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने ही ये चराई कर को स्टार्ट किया था। उसके बाद घोड़ा दागने की प्रथा, सैनिकों का हुलिया लिखने का प्रथा, ये सभी अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। और अलाउद्दीन खिलजी ज़मीन से 1/2 भाग कर लेते थे, यानी कि आधा भाग वो कर लेते थे। उपज जो होता था वो भू राजस्व में आधा भाग कर के रूप में लेते थे, ये आपको याद रखना है। अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। 1857 की क्रांति में नाना साहब के सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहा था? 1857 की क्रांति में नाना साहब के सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहा था? ये बताना सही आंसर होगा तात्या टोपे। तात्या टोपे 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था, ये आपको याद रखना है। और इसका वास्तविक नाम क्या था? तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग, ये आपको याद रखना है। रामचंद्र पांडुरंग इसका वास्तविक नाम था। स्वामी दयानंद का वास्तविक नाम पूछा जा रहा है यहाँ पे। स्वामी दयानंद का वास्तविक नाम क्या था, ये बताना है। सही आंसर होगा मूल शंकर। स्वामी दयानंद का वास्तविक नाम मूल शंकर था, याद रखना है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती है, ये भी आपको याद रखना है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना गया? सही आंसर होगा 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना गया था, ये आपको याद रखना है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ की गई थी, यह बताना है आपको। सही आंसर होगा मांडले। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ की गई थी? सही आंसर होगा मांडले। मांडले में 1908 में गीता रहस्य का रचना किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ये आपको याद रखना है। 1908 में गांधी इरविन समझौता के परिप्रेक्ष्य में किसने गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी थी? गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा किसने दी थी, यह बताना है। सही आंसर होगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू, याद रखना आपको। भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु कहाँ हुई थी? राजा राम मोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, ये बताना है। कहाँ पे हुई थी? सही आंसर होगा ब्रिस्टल। ब्रिस्टल इसका सही आंसर होगा। उसके बाद है हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष पूछा जा रहा है यहाँ पे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर होगा घनश्याम दास बिड़ला। घनश्याम दास बिड़ला, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? सही आंसर होगा विंस्टन चर्चिल। ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय को ही पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता था, ये आपको याद रखना है। आशा सहाय संबंधित थी। आशा सहाय किससे संबंधित थी? सही आंसर होगा आजाद हिंद फौज से।
आज़ाद हिंद फौज, इसका गठन कब हुआ था? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था। ये आपको बता दूं कि आशा है इसमें 1943 में ऐड हुई थी, 1943 में इससे जुड़ी थी, याद रखना आपको। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती हैं? बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती हैं? सही आंसर होगा गंधार शैली। गंधार शैली इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बुद्ध का जो लगभग बहुत सारा अधिकतर सारा मूर्ति जो है वो गंधार शैली में ही निर्मित हुआ है, ये आपको याद रखना है। पंबन द्वीप किस राज्य में स्थित है? पंबन द्वीप किस राज्य में स्थित है ये बताना है। पंबन द्वीप कहाँ पर है? सही आंसर होगा तमिलनाडु। पंबन द्वीप तमिलनाडु में स्थित है और इसको रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से तमिलनाडु का सबसे बड़ा द्वीप है पंबन द्वीप, ये आपको याद रखना है। हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है? हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन एक उत्तरदायी है? सही आंसर होगा हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है, इसीलिए हिंद महासागर की जो धाराएं होती हैं वो नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए नियमित दिशा में हमेशा चलते रहती है। हिंद महासागर का धारा नियमित दिशा में चलता है। इसका कारण है कि हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे मिलान करना है महासागर और सबसे गहरा स्थान, यहाँ पे यानी कि गर्त दिया हुआ है, किस महासागर में कौन सा है ये बताना है। यहाँ पे मिलान करना है प्रशांत महासागर में मरियाना गर्त जो कि सबसे गहरा गर्त है, मरियाना गर्त ये सबसे ज़्यादा गहरा गर्त है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद है पोर्टोरिको, ये कहाँ पे है? प्यूटोरिको ये कहाँ पे है? तो ये अटलांटिक में है, ये आपको याद रखना है। हिंद महासागर में कौन सा है? जावा गर्त हिंद महासागर में यहाँ पे हिंद महासागर में जावा गर्त है और आर्कटिक में यूरेशियन बेसिन है, ये आपको याद रखना है। ये सभी एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है ये बताना है आपको। क्या प्रभाव पड़ता है? सही आंसर होगा जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। आपको भी साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाना है और आपको चेक करना है कि आपको कितना यानी कि आपका कितना सही हो रहा है, कितना आप एटम्प्ट कर पा रहे हैं, कितना आपका सही हो रहा है, ये सभी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके सेंड करना है, इससे आपको जो है याद होगा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है, ये आपको बताना है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है किस पहाड़ी पे, ये बताना है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा नीलगिरी पहाड़ी पे। नीलगिरी पहाड़ी पे पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा। दंडकारण्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ उड़ीसा में अवस्थित है और यह दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित क्षेत्र है, ये आपको याद रखना है। यानी कि ये जो है एक प्रकार का पहाड़ी क्षेत्र है। कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है। कोरी क्रीक ये एक निवेशिका है, ये कहाँ पे है ये बताना आपको। इसका सेंस होगा ये गुजरात के कच्छ के रण में है, याद रखना आपको। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई है? 18 कार्यों की सूची दी गई है, क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा अनुच्छेद 243 का W। अनुच्छेद 243 का W ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मौलिक अधिकार ऊपर है? मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक में अगर देखा जाए तो मौलिक अधिकार ये उससे राज्य के नीति निर्देशक तत्व से ये अधिक ऊंचा होता है। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा गोलकनाथवाद। गोलकनाथवाद 1967, ये आपको याद रखना है। गोलकनाथ वर्सेस पंजाब हुआ था।
केंद्र सरकार का यह कर्तव्य होगा कि प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण से रक्षा करे, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? केंद्र सरकार का यह कर्तव्य होगा कि प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण से रक्षा करे, ऐसा प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, ये आपको बताना है। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा अनुच्छेद 355। अनुच्छेद 355 इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर बने मंडल आयोग ने किस वर्ष अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था? मंडल आयोग ने पिछड़े वर्ग के आरक्षण से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। कब प्रस्तुत किया था? सही आंसर होगा 1980 में। 1980 ये आपको याद रखना है। 24 समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन, इसका सही आंसर होगा ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है और ये अनुच्छेद 39 के घ में दिया गया है। अनुच्छेद 39 के घ में ये दिया गया है, ये आपको याद रखना है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? यहाँ पे भरना, यहाँ पे फिल करना है, डैश दिया गया। यहाँ पे क्या आएगा? संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होगा? कौन सा चूज करना है आपको? सही आंसर होगा विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। संसद वाला शासन जो होता है उसमें विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ये आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है ये चीज़। लेकिन निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की सदस्यों की संख्या 225 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया? 225 से बढ़ाकर 245 कर दिया गया, यानी कि 20 सीट को बढ़ाया गया। कब किया गया ये काम? सही आंसर होगा 31वां संविधान संशोधन। 31वां संविधान संशोधन 1973 में ही हुआ था। इसी समय लोकसभा का 20 सीट इंक्रीज किया गया, 525 से 545 किया गया। निम्नलिखित में से कौन संविधान में 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया? कौन सा है जो कि 42वें संविधान संशोधन के समय नीति निर्देशक में नहीं जोड़ा गया था? सही आंसर होगा समान नागरिक संहिता, इसको नहीं जोड़ा गया था। वहाँ की ये सभी को 42वें संविधान संशोधन के समय जोड़ा गया था। ये आपको अच्छे से देख लेना है, थोड़ा स्क्रीनशॉट लेके रख भी लेना और ये सभी आपको याद होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक संहिता, ये अनुच्छेद 39 के क में है। अनुच्छेद 39 के क में है। शोषण से बच्चों एवं वयस्क की सुरक्षा, यह किस में? ये 39 के चो में, 39 के चो में, ये आपको याद रखना है। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की सहभागिता, ये अनुच्छेद 43 में, अनुच्छेद 43 के क में, ये आपको याद रखना है। समान नागरिक संहिता ये नीति निर्देशक तत्व का नहीं है, यानी कि नीति निर्देशक है लेकिन इसको जो है 42वें संविधान संशोधन में नहीं जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 संबंधित है। अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है ये बताना है। अनुच्छेद 249 से आंसर होगा राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियाँ, ये अनुच्छेद 249 में दिया गया, याद रखना है। यदि प्रमाणिक घाटे में ब्याज भुगतान सम्मिलित कर लिया जाए तो यह बराबर होता है। यदि प्रमाणिक घाटे में ब्याज भुगतान सम्मिलित कर लिया जाए तो यह बराबर होता है। किसके बराबर होता है? सही आंसर होगा राजकोषीय घाटे के। ये राजकोषीय घाटा के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। जब प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान सम्मिलित कर लिया जाता है। भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? भारत में मुद्रास्फीति का जो दर होता है वो मापने का आधार क्या होता है ये बताना है। किसके आधार पर मापा जाता है मुद्रास्फीति? सही आंसर होगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पे, थोक मूल्य सूचकांक पे, श्रमिकों का जीवन निर्वाह लागत सूचकांक पे, इन सभी के आधार पर मुद्रास्फीति को नापा जाता है। ये आपको याद रखना है। उपयुक्त सभी हो जाएगा यहाँ पे। अगला है, एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है। एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है, किस लिए लेता है ये बताना है। व्यापार शेष को ठीक करने के लिए, ये ठीक है। व्यापार शेष को ठीक करने के लिए, आयातित वस्तुओं तथा सेवाओं की लागत को ठीक करने के लिए, ये नहीं होगा। मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को कम करने के लिए, ये भी नहीं होगा। यानी कि ये पहला वाला सही है, पहला वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, व्यापार संतुलन में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित होता है? व्यापार संतुलन में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित होता है?
सही आंसर होगा यहाँ पे माल। माल यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। व्यापार संतुलन में सिर्फ यही एक शामिल होता है, सेवाएं, भुगतान ये सभी शामिल नहीं होता है। एक बंद अर्थव्यवस्था किसको बोलते हैं? बंद अर्थव्यवस्था, ये आपको बताना है। बंद अर्थव्यवस्था किसको बोलते हैं? तो इसमें ना ही आयात होता है ना ही निर्यात होता है, इसी को बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। 1949 में भारत सरकार द्वारा 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? सही आंसर होगा पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस इसका सही आंसर होगा। राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे, ये आपको याद रखना है। और ये 1949 में गठित हुआ था, ये आपको याद रखना है। अगला निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? कौन एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है, ये आपको बताना है। कौन सा इसमें से एक चूज करना है। वर्ष के दौरान स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, ये नहीं होगा। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि, ये सही है। ये एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है, आपको ध्यान रखना है। इजराइल में फंसे लोगों को बचाव हेतु भारत सरकार ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की? इजराइल में जो फंसे हुए थे उनको भारत सरकार ने और किस ऑपरेशन के सहायता से उनका बचाव किया था, ये आपको बताना है। सही आंसर होगा ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय ये इजराइल में फंसे लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक छक्का लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? सबसे अधिक छक्का लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? सही आंसर होगा रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने काफ़ी ज़्यादा छक्का लगाए हैं, ये आपको याद रखना है। रोहित शर्मा ने 554 टोटल छक्का लगाया है, जबकि क्रिस गेल जो है, क्रिस गेल को आप लोग जानते होंगे, उन्होंने 553 छक्का लगाया, यानी कि रोहित शर्मा से एक ही कम है। पहले नंबर पे रोहित शर्मा है, दूसरे पे क्रिस गेल है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मेरा युवा भारत को कब लॉन्च किए जाने की घोषणा की गई है? मेरा युवा भारत ये कब लॉन्च होने का घोषणा हुआ है? सही आंसर है 31 अक्टूबर 2023 को। 31 अक्टूबर 2023 को ये लॉन्च होने का घोषणा हुआ है, यानी कि ये लॉन्च हो भी चुका है, अभी तो 2024 आ चुका है। राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर होगा गोवा। गोवा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक ये चला था, गोवा में, याद रखना है। एशियन गेम्स 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाली ज्योति सुरेखा का संबंध किस खेल से? ज्योति सुरेखा का संबंध किस खेल से? सही आंसर होगा तीरंदाजी से। तीरंदाजी से ये संबंधित है, ये आपको याद रखना है। और ये खेल चीन में चल रहा था, चीन के वियतनाम में चल रहा था। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, याद रखना है। हाल ही में किस राज्य ने 3 नए जिलों की स्थापना को मंजूरी दी है? हाल ही में किस राज्य ने 3 नए जिलों की स्थापना की मंजूरी दी है? सही आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान में 3 नया जिला बनने का घोषणा स्वीकृति मिल गया है। कौन कौन सा जिला है? तो पहला है मालपुरा पहला है, और दूसरा है सुजानगढ़ दूसरा है, और तीसरा है कुचमन सिटी ये तीसरा है, ये आपको याद रखना है। हाल ही में किस राज्य ने, ये तो हो गया। भारतीय वायुसेना दिवस 2023 का विषय थीम क्या था? यहाँ पे भारतीय होना चाहिए था। भारतीय वायुसेना दिवस 2023 का क्या थीम था या फिर क्या विषय था, ये बताना है। सही आंसर होगा एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज, इसका बिल्कुल सही आंसर है। ये प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? सही आंसर होगा 161। भारत का स्थान 161 है, और पहले स्थान पर है नॉर्वे का स्थान इसमें पहला है। डीन बोलवार्ट किस देश के राष्ट्रपति हैं? डीन बोलवार्ट किस देश के राष्ट्रपति हैं? सही आंसर होगा पेरू। ये पेरू के राष्ट्रपति हैं, ये आपको याद रखना है।
और एक महिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना, ये एक महिला है। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी इंटरनेट का प्रयोग करती है? इंटरनेट का प्रयोग कितना परसेंट आबादी करता है? सही आंसर होगा 52%। भारत के 52% आबादी इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। शिव शंकरी को किस कृति में के सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? शिव शंकरी को किसके लिए सरस्वती सम्मान 2022 मिला था, ये आपको बताना है। सही आंसर होगा सूर्यवंशम के लिए मिला था, ये आपको याद रखना है। ये तमिल भाषा के लेखक है शिव शंकरी। पीएम मित्रा योजना के तहत कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? पीएम मित्रा योजना के तहत कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क, ये आपको ध्यान रखना है, मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? सही आंसर होगा 7 याद रखना है। 7 राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा। परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर होगा 1955 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर यहाँ पे संस्थान के बदले में यहाँ विभाग हुआ था, परमाणु ऊर्जा विभाग, तब यहाँ पे आंसर होता 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग हुआ था। विभाग का स्थापना, परमाणु ऊर्जा विभाग का स्थापना 1954। वही अगर परमाणु ऊर्जा संस्थान पूछ लिया जाएगा तो 1955 हो जाएगा। यहाँ पे आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। विभाग बोलेगा तो 54 और संस्थान बोला जाएगा तो 55, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, होलकर हॉकी का संबंध किस खेल से है? होलकर हॉकी का संबंध किस खेल से है? से आंसर होगा ब्रिज, ये ब्रिज खेल से संबंधित है। विश्व वन्यजीव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? वन्यजीव दिवस ये आपको बताना है। सही आंसर होगा 3 मार्च। 3 मार्च को हर एक साल वन्यजीव दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। डाक दिवस कब मनाते हैं? 9 अक्टूबर को। 17 मई को दूरसंचार दिवस मनाते हैं। ये सभी आपको याद रखना है, ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन है? सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। बर्फ का पिघलना ये भी नहीं है। दूध का खट्टा होना ये सही है। दूध का खट्टा होना ये एक रासायनिक परिवर्तन है। दही बनना भी रासायनिक होता है, ये आपको याद रखना है। तो केवल 3 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न, एक बैठक हॉल में शुरू में प्रतिभागियों को आधा भरा होता है, कुछ समय के बाद पूर्ण क्षमता से भरा होता है, फिर भाषण की अस्पष्टता क्या होती है? एक बैठक का हॉल है, शुरू में प्रतिभागियों को आधा भरा जाता है, यानी कि आधा भरा होता है हॉल, उसके बाद कुछ समय के बाद पूरा भर जाता है, तो फिर भाषण की अस्पष्टता क्या होती है? पहले के मुकाबले में भाषण क्या होगा? क्लियर होगा या फिर वहाँ पे खराब हो जाएगा, ये बताना है। सही आंसर होगा वो जो होगा क्लियर हो जाएगा, यानी कि आवाज़ साफ। अगर ज़्यादा आदमी रहेगा तो आवाज़ जो होगा उसका क्वालिटी इंक्रीज होगा, ना कि घटेगा, क्योंकि वहाँ पे जो आवाज़ का जो इको होता है वो ख़त्म हो जाएगा, प्रतिध्वनि फिर नहीं सुनाई देगा, तो आवाज़ जो है वो साफ सुनाई देगा। द्रव्यमान और भार के बीच अंतर संदर्भ में कौन सा सही है? द्रव्यमान और भार के बीच अंतर संदर्भ में कौन सा सही है? क्या क्या अंतर है ये आपको बताना है। भार एक बल है जबकि द्रव्यमान बल नहीं है, ये सही है। भार बल है, द्रव्यमान सही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ यही सही है, ये गलत वाले को नहीं, आपको अच्छे से देखना है। देखने से गलत वाले को पढ़ने से कन्फ्यूजन हो जाता है जनरली। एक प्रकाश वर्ष लगभग बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष लगभग बराबर होता है, कितने के बराबर होता है? सही आंसर है 10 पे पावर 13 किलोमीटर होता है। 10 पे पावर 13 किलोमीटर होता है। यहाँ पे कुछ गलत दिया गया है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर अगर देखा जाए तो 9.46
1 इंटू 10 पे पावर 12 किलोमीटर होता है। 9.46 इंटू 10 पे पावर 12 होता है। तो यहाँ पे तो 10 है, तो यहाँ पे 10 पे पावर 13 होना चाहिए था। यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, यहाँ पे 10 पे पावर 13 होना चाहिए था। ये आपको ध्यान रखना है। एग्जैक्ट इतना होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 9.461 इंटू 10 पे पावर 12 किलोमीटर होता है। मीटर अगर करेगा तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, 12 की जगह 15 हो जाएगा, तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश गमन करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश डायमंड से कांच में जाएगा, डायमंड से कांच में जाएगा। जब सघन से विरल में जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ये आपको याद रखना है। और इसके लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है। अगला देख लेते हैं। रदरफोर्ड के प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण सीधे पन्नी के माध्यम से जाते हैं, क्यों? रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया था जिसमें कि अल्फा कण को एक सोने के पतले चादर पे भेजा गया था। उसमें देखा कि बहुत सारा किरण वो जो है आर पार हो जाता है, ज़्यादा किरण पार हो जाता है, और कुछ एक ही किरण था, 1000 में एक था, जो कि वो अपने ही पथ पे वापस आ रहा था। तो ऐसा क्यों हुआ था, यही पूछा जा रहा है। सही आंसर होगा परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, यानी कि केंद्र जो है एक ही होता है, जहाँ पे केंद्र होता है वहीं पर से रिटर्न होता है। अगला देखते हैं 57। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? इससे आंसर होगा शुद्ध दूध। शुद्ध दूध जो है ये शुद्ध पदार्थ नहीं है। सोना ये शुद्ध है, ग्लूकोज, पानी ये सभी शुद्ध पदार्थ है। ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा होता है? मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा क्यों होता है? इससे आंसर होगा वाष्प उत्सर्जन के कारण। मिट्टी का जो मटका होता है उसमें छोटा छोटा छिद्र होता है, उसके कारण वहाँ पे वाष्प उत्सर्जन होता है और इसी के कारण पानी ठंडा होता है। उसके बाद है कि दृष्टिबाधित छात्र निम्नलिखित में से किसका उपयोग अम्ल क्षार संकेतक के रूप में कर सकता है? जो कि नहीं देख सकते हैं वो अम्ल क्षार को किस प्रकार पहचान सकते हैं, ये आपको बताना है। इससे आंसर होगा वेनिला के गुण वाला, ये वाला सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, उत्प्लावनता किस पर निर्भर करता है? उत्प्लावनता किस पर निर्भर करता है, ये आपको बताना है। उत्प्लावनता से आंसर होगा विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर, विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर निर्भर करता है उत्प्लावनता, ये आपको याद रखना है। डिटर्जेंट पाउडर में फास्फेट की क्या भूमिका है? डिटर्जेंट पाउडर में फास्फेट की क्या भूमिका है? क्या यूज होता है फास्फेट का? सही आंसर होगा फास्फेट जो होता है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को पानी से हटाता है, जो कि कठोरता का कारण बनता है। ग्लूकोमा के उपचार में निम्न में से किसके द्वारा ग्लूकोमा का उपचार किसके द्वारा किया जाता है? ग्लूकोमा एक डिजीज होता है, इसका उपचार किसके द्वारा किया जाता है? ये एक आँख से संबंधित रोग होता है और इसके उपचार में कौन सा होता है? तो कोलिनर्जिक दवा होता है। कोलिनर्जिक दवा ये सही होगा। कोलिनर्जिक दवा ये तीसरा वाला सही है। पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त होता है? केसर ये पौधे के किस भाग से होता है? तो ये फूल का भाग होता है। फूल के वर्तिकाग्र जो होता है उसी से केसर निकल आता है। फूल जो आप लोग देखे होंगे तो उसमें वर्तिकाग्र होता है, इसे लंबा लंबा, उसी से बनता है क्या? केसर बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पतिक प्रवर्धन की विधि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पतिक प्रवर्धन की विधि नहीं है, ये बताना है। सही आंसर होगा बोवाई ये एक वनस्पतिक प्रवर्धन की विधि नहीं है। बाकी लेयरिंग, उत्तक संवर्धन, नवोदित ये सभी वनस्पतिक प्रवर्धन की विधि होती हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न 65 में से कौन सा एक कथन एकलिंगी फूलों के लिए सत्य है? एकलिंगी फूल के लिए कौन सा सही है? एकलिंगी फूल इसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होता है।
कौन सा सही होगा यहाँ पे? ये तो गलत है, इसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर नहीं होता है, इसमें एक ही होता है। उसके पास तो पुंकेसर या तो स्त्रीकेसर, ये सही है। वे परागण प्रदर्शित करते हैं, ये भी सही है। केवल पुंकेसर वाले उभयलिंगी फूल फल नहीं दे सकते हैं। केवल जिसमें पुंकेसर होता है वो फूल जो है फल नहीं दे सकता है, फल नहीं बन पाता है, तो ये भी सही है। यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 66, डायस्टोल के दौरान क्या होता है? डायस्टोल के दौरान क्या होता है? इसका आंसर होगा हृदय रक्त से भर जाता है। डायस्टोल में हृदय रक्त से भर जाता है, ये आपको याद रखना है। एक साइस्टोल होता है जिससे कि दूर होता है, और एक होता है डायस्टोल जिसमें कि रक्त से भर जाता है, फिर वो खाली होता है सिस्टोल में, फिर डायस्टोल में, फिर भर जाता है। तो ऐसे कंटिन्यू चलते रहता है। और हृदय क्या करता है? रक्त को खून यानी कि रक्त को शरीर में फैलाता है। धमनी एक रक्त वाहिका है जो रक्त ले जाती है। धमनी एक रक्त वाहिका है जो रक्त को कहाँ से कहाँ ले जाती है। तो इसका आंसर होगा हृदय से दूर ले जाती हैं, यानी कि हृदय से शरीर में फैलाती हैं धमनी। ये आपको याद रखना है। कौन सी कोशिका को सच्ची कोशिका नहीं माना जाता है? कौन सी कोशिका को सच्ची कोशिका नहीं माना जाता है, ये आपको बताना है। सच्ची कोशिका, प्लेटलेट्स को सच्ची कोशिका नहीं माना जाता है, ये आपको याद रखना है। ये रक्त में पाया जाता है ये आपको याद रखना है। रक्त में एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स ये सभी होता है, ये आपको याद रखना है। अगला है कि सलगम किस कुल से संबंधित है? सलगम देखे होंगे आप लोग, ये किस कुल से संबंधित है? सही आंसर होगा क्रूसीफेरी, ये सही आंसर होगा। क्रूसीफेरी में सलगम, मूली, सरसों, फूलगोभी ये सभी क्रूसीफेरी में आता है। यहाँ पे अगर सोलेनेसी में क्या क्या होता है? तो आलू हो गया, टमाटर हो गया, ये सभी किस में आता है? ये सभी सोलेनेसी में आता है। रेनन कुलेसी वर्ग में काला जीरा ये सभी आता है, मसाला टाइप का चीज़ आता है इसमें। और रूटेसी में क्या आता है? रूटेसी में नींबू, संतरा, मौसम्मी ये सभी आता है। नींबू हो गया, संतरा हो गया, ये सभी किस में आता है? ये सभी रूटेसी कुल में आते हैं, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वाहक और रोग सुमेलित नहीं है? रोग वाहक और रोग यहाँ पे जो मिलान किया गया है, कौन सा यहाँ पे गलत मिलान किया गया है, ये बताना है। क्यूलेक फाइलेरिया, ये गलत है, पहला ही गलत है। क्यूलेक फाइलेरिया रोग का वाहक नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। घरेलू मक्खी, पीला ज्वर, एडिस इजिटाइटिस, ये डेंगू ज्वर, और सैंड फ्लाई वाहक है किसका? तो फ्लेग का वाहक है, ये सभी आपको याद रखना है। आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया किस परजीवी संक्रमण की जटिलता है? यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि फलेरिया का वाहक कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही आंसर दिया है या गलत। आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया किस परजीवी संक्रमण की जटिलता है? आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया किस परजीवी संक्रमण की जटिलता है? सही आंसर होगा हुकवर्म, इसका सही आंसर होगा हुकवर्म। एनीमिया जो होता है हुकवर्म इसका परजीवी होता है, ये आपको याद रखना है, और ये आयरन की कमी से होता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है? प्रोबायोटिक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? सही आंसर होगा लैक्टोबैसिलस, ये आपको याद रखना है। ये हमारी आंतों में पाया जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, शीतल पेयजल कोल्ड ड्रिंक जो होता है उनकी बोतल और बच्चों को दूध पिलाने वाली बोतलों आमतौर पर बनी होती हैं। आमतौर पर किसका बना होता है? कोल्ड ड्रिंक का बोतल किसका बना होता है? इसका आंसर होगा पॉलीस्टाइरीन का बना होता है, ये आपको याद रखना है, पॉलीस्टाइरीन का बना होता है।
ये स्टाइरिन मोनोमर से बना एक सुगंधित बहुलक होता है। अगला क्वेश्चन है कि थर्मो नहीं है, यहाँ पे नाइट्रेट उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से बच्चे में कौन सा रोग होता है। नाइट्रेट उर्वरक के अत्यधिक उपयोग से बच्चे में कौन सा रोग होता है, ये बताना है। सही आंसर होगा मेथेग्लोनिमिया, ये सही आंसर होगा। इसमें क्या होता है, तो इसमें शरीर में रक्त, जो आप लोग देखे होंगे कि रक्त जो है वो शरीर में ऑक्सीजन फैलाता है, तो यही क्षमता उसमें घट जाता है, रक्त शरीर में ऑक्सीजन को नहीं फैला पाता है। इसलिए कृषि में नाइट्रेट उर्वरक का उपयोग ज़्यादा नहीं करना चाहिए, आपको ध्यान रखना है इन सब चीज़ों को। बायोगैस में मीथेन सामग्री है, बायोगैस में मीथेन सामग्री है। मीथेन कितना होता है ये बताना है, बायोगैस में मीथेन कितना होता है। सही आंसर होगा 55। मीथेन जो होता है वो 55% लगभग होता है। 55 से 75 ये दूसरा वाला सही हो जाएगा, 55 से 75 ये आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा इसमें मीथेन होता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड दूसरे नंबर पर आ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो 25 से 50% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 25 से 50% होता है। नाइट्रोजन जो है 0 से 10% होता है, 0 से 10% नाइट्रोजन होता है। उसके बाद हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन 0 से 1% होता है, यानी कि हाइड्रोजन कम होता है। उसके बाद सबसे कम होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड 0 से 3% तक होता है, 0 से 3% होता है। इसके बाद मैथ्स के प्रश्न दिए हुए हैं, अभी हम लोग मैथ्स के प्रश्नों को डिस्कस नहीं करने वाले हैं, अभी हम लोग सिर्फ जीके जीएस के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैथ्स के लिए हम लोग अलग से सेपरेट वीडियो लेकर आने वाले हैं, चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको वो भी मिल सके। हम लोग अच्छे से सभी प्रश्नों को, मैथ्स के भी प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जल्दी। तब तक के लिए धन्यवाद। पिछले वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।